नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी के इस जीएस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि जो विगत वर्षों में आरओ एआरओ की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों का विषयवार आवंटन कितना था, यानी अलग अलग सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे गए थे। आज हम लोगों को शुरू करना है अपना एक सब्जेक्ट जो कि है पॉलिटी, यानी भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। उस क्रम में जैसा कि हम लोग हर बार करेंगे कि जो भी विषय हैं उसमें पर्टिकुलर चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे, जिससे हमें एक मोटा मोटा ये आइडिया लग जाए कि विभिन्न जो अध्याय हैं उसमें हमें किस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, किस पर कम। ऐसा हम लोग इसलिए भी करेंगे क्योंकि सिलेबस जीएस का बहुत ज्यादा है, समय है बहुत कम। तो इस वजह से यह जरूरी है कि हम लोग एक कहां पर हम लोगों को प्राथमिक महत्व देना है और किन चैप्टर्स पे हम लोग को गौड़ महत्व देना है, इसका एक अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक रूप से आपके लिए आवश्यक है इसका अंतर समझना, ताकि जो ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं या सेक्शंस हैं उन पर हम लोग ज्यादा रिवीजन कर सकें और जो कम महत्वपूर्ण हैं उन पर अपेक्षाकृत कम रिवीजन से भी हमारा काम चल जाए। ऐसा एक हम लोग क्लासिफिकेशन अगर समझ लेंगे तो किसी भी विषय को समझने में, उसको रिवाइज करने में, पढ़ने में काफी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से हम लोग पॉलिटी अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले उसकी जो विभिन्न अध्याय हैं उसका एक आवंटन देख लेते हैं, कितने अंकों का पूछा गया है। यहां पर देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो एक आता है वो आता है भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। ये आपको पता है कि लगभग 2-3 पेजेस में ये सारा काम हो जाता है। परंतु अगर यहां पर जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि विभिन्न वर्षों में कितने पूछे गए, ये देखिए पॉलिटी की अगर बात करें तो जहां 2021 में 6 प्रश्न पूछे गए, वही 2016 में 9 पूछे गए, 2017 में 7 पूछे गए, 2014 में 5 पूछे गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इन सभी को अगर मिला देंगे तो लगभग उससे पहले 2014 में 8 प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार से इन सभी को अगर हम मिला दें और एक एवरेज निकालें तो ये आपका 7 5 12 8 20 और 6 26 और 9 35 प्रश्न करीब आता है। और 5 साल में आप डिवाइड कर दें तो उस हिसाब से एक जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7 प्रश्नों का। तो यहां पर 7 प्रश्न का एक एवरेज निकल के आता है, जो कि हर वर्ष आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे अमूमन। तो ऐसे में किस चैप्टर से, अब देखिए 7 प्रश्न मिलते हैं, यानी बहुत ज्यादा वेटेज यहां पर पॉलिटी का नहीं है। ये हम लोगों ने कल भी अपने डिस्कशन में ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज जो डिस्कस करना है वो, अगर मान लीजिए कि यहां पे 7 प्रश्न हैं और इसमें अगर मैं 2-3 पेजेस से ही 2-3 पेजेस 4 पेजेस को ही रटने से या पढ़ने से उससे हमें अगर यहां पर 2 या 3 नंबर मिल जा रहे हैं, तो सोचिए ये पेजेस कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यही महत्व होता है इस प्रकार की एनालिसिस का। देखिए यहां पर भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियों वाला जो टॉपिक है, इससे आप देख सकते हैं यहां पर 2021 में तो एक ही प्रश्न आया, 2016 में 4 प्रश्न आए, उससे पहले 1 प्रश्न आया, उससे पहले 2 प्रश्न आए। मतलब अगर एक आप एवरेज रख लें तो करीब करीब 2 प्रश्न प्रतिवर्ष आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और ये इसमें भी अनुच्छेद और भाग, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, भाग तो खास तौर पर। तो इसलिए इसको हम लोग, ये 2-3 पेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहां पर आपको दिख भी रहा है। उसके बाद एक चैप्टर आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना के अध्याय से यहां पर 2021 में 1 प्रश्न पूछा गया, उससे पहले कोई नहीं पूछा गया है। किंतु फिर भी इसको ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसलिए इसको हम लोग उसी हिसाब से ध्यान देंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको पता है सबसे पहला चैप्टर होता है, इससे 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, किंतु अन्य वर्षों में इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अब ये चैप्टर यहां पर एक बड़ा हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन जो संविधान का विकास क्रम समझने के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। बहरहाल अभी विधायिका वाला चैप्टर देखते हैं। विधायिका वाला जो चैप्टर है, यानी कि संसद इत्यादि वाला, संसद या राज्य के विधानमंडल, यहां का भी वेटेज जो है वो एक प्रश्न लगभग हर साल आपको देखने को मिल जाता है। संविधान संशोधन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि विधायिका के बराबर है। आप सोचिए
यहां पर भी एक एक प्रश्न मिल रहा है। मतलब अब ये विधायिका वाला चैप्टर है, वो आएगा करीब आपका 70 पेजेस में, 80 पेजेस में, आप अगर किसी भी पुस्तक में अध्ययन करेंगे तो। जबकि संशोधन वाला जो चैप्टर है वो आपका आएगा 4-5 पेजेस में। लेकिन वेटेज देखिए दोनों का बराबर है। यही सब फायदा है इस चीज को समझने का कि कहां पर हम लोग कम मेहनत करके और ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, यही होती है स्मार्ट प्रिपरेशन। अब देखिए आयोग, एक चैप्टर आपको मिलता है आयोग वाला, जिसमें अब संवैधानिक आयोग या गैर संवैधानिक आयोग, संविधानेतर आयोग, ऐसे करके चैप्टर्स उसमें मतलब टॉपिक्स होते हैं। जैसे महिला आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये सारी चीजें। उससे देखिए तो यहां पर एक प्रश्न आपको इधर मिला, 2 प्रश्न इधर मिला, तो यानी कि इस एक चैप्टर भी, ये एक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपका संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी प्रकार से विभिन्न आयोगों वाला भी चैप्टर यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। इसी प्रकार से एक चैप्टर आता है पंचायती राज, उसमें एक वर्ष 2 प्रश्न पूछे गए, परंतु अन्य वर्षों में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे केवल 1 प्रश्न आया अभी तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज भी करेंगे, पर बहुत ज्यादा भी इसमें माथापच्ची या ध्यान नहीं देना है। और उसका कारण यह है कि अभी हम आपको आगे इसका एक एनालिसिस भी बताएंगे। खैर, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका से भी इसी प्रकार से 1 प्रश्न ही पूछा गया है। तो आप देखिए कि ये जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, ये सभी बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनसे केवल 1-1 प्रश्न का पिछले 4 वर्षों में एक प्रश्न पूछे गए हैं। और विधायिका तो हालांकि पूछा जाता रहा है, ठीक है, संसद वाला टॉपिक यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए आपातकाल वाला जो टॉपिक है, उससे 1 प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये कुछ एक चैप्टर्स हैं जो कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इससे ज्यादा हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत है। और लगभग देखिए अब यहां पर ये 6 प्रश्न टोटल आए हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 प्रश्न ये रहे, और उसके अलावा 1 प्रश्न कभी कभी वो विविध टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें भी आ जाता है। जैसे इसमें शायद वो वाला प्रश्न आया था कि कुछ ऐसा था कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसने 6 सूत्रीय नीतियां दी। तो वो जो एक अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित विषय है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया गया था, तो वो वहां पर विविध में आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा बहुत अलग भी आता है, लेकिन जनरली ये सारे टॉपिक्स हैं, इनका उसी हिसाब से महत्व यहां पर दिखाया गया है, और उसी के अनुपात में ही हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण एनालिसिस ये भी है कि जनरली यहां पर जो भी मान लीजिए 7 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें केवल 1 ही प्रश्न ऐसा है जो कि टफ, जिसको हम लोग मान सकते हैं, जो टफ की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। बाकी लगभग 5 से 6 प्रश्न ये इजी टू मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। अब जब इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा गहराई में उतरने की इस सब्जेक्ट में आवश्यकता नहीं है। जहां पर आवश्यकता है वहां पर हम लोग जाएंगे। जैसे कल के हम लोगों ने अपने कल की जो एनालिसिस थे उसमें हम लोगों ने समझा था कि मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन हुआ, या फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन हुआ, या यूपी स्पेशल, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा जिनका वेटेज है। तो वहां पर हम लोगों को गहराई में उतर के सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। परंतु यहां पर अगर पूछा ही 6-7 नंबर का जा रहा है तो फिर उसमें कुछ लोग कहेंगे कि ये अगर मान लीजिए 7 की जगह 17 पूछ लिया गया, तो ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए हर वर्षों में लगभग ये ट्रेंड जो है उसी प्रकार का है। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का हेर फेर होता है, 2-3 नंबर का, पर बहुत ज्यादा अंतर ऐसा नहीं आ जाएगा। एक पैराडाइम शिफ्ट ऐसा नहीं होगा, वो कम से कम यूपीपीएससी के इन एग्जाम्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यूपीएससी में जरूर ऐसा कई बार मिल जाता है कि कोई एक ही विषय से काफी सारे प्रश्न पूछ ले, और कभी कभी वो पता चला पॉलिटी से एक भी प्रश्न ना पूछे, ऐसा वहां पर देखने को मिला है। तो चलिए, और अगर वो ये सारी चीजें अनिश्चित हैं तो तैयारी हम लोग को उसी दिशा में करनी है। कम समय है तो कुल मिला के हमें रिवीजन किस पर करना है, ज्यादा बात केवल इसकी हो रही है। पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है, पढ़ेंगे तो हम लोग सारा ही, लेकिन रिवीजन कहां पर बार बार करना है उस पर केवल एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है कि कहां पर हम लोग कम बार रिवाइज करके भी अपना टाइम बचा करके और अन्य विषयों में लगा सकते हैं।
ठीक है। और यहां पर देखिए एक ये एनालिसिस सामने आ रहा है कि केवल 7 में से एक ही प्रश्न जनरली टफ मिलता है, बाकी 5 से 6 प्रश्न इजी टू मॉडरेट मिलते हैं। दूसरी एक राज की बात अगर आप लोगों को बताएं जो एनालिसिस से समझ में आती है कि यहां पर लगभग ये 7 प्रश्नों में से, मिटा जा भाई, यहां पर देखिए लगभग ये 7 प्रश्नों में से आप ये मान के चलिए कि लगभग यहां पर 6 और 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो कि दरअसल रिपीटेड हैं। ये एक ऐसा एनालिसिस है जो कि आप लोगों को काफी कुछ चीजें कह जाता है। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है, अगर मान लीजिए पेपर निकट आ गया, आपके पास समय कम है सारी चीजों को रिवाइज करने का, तो आप क्या चीज रिवाइज करेंगे? नंबर 1, जो पीडीएफ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से आप लोगों को देने जा रहे हैं, वो चीज जो डेली बेसिस पर आप लोगों को दी जाएंगी, उसमें जब पॉलिटी का सेक्शन आएगा वो चीज आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है, पूर्वावलोकन में विभिन्न वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र है उसमें केवल यूपी वाले प्रश्नों को आप दोहरा लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। बस एक उसमें एक्सप्लेनेशन होता है जो कि चैप्टर की शुरुआत में दिया रहता है। मान लीजिए ये चैप्टर 1 है तो वहां पर ही कुछ चीजें इसने लिख रखी हैं, उसके बाद प्रश्न शुरू होते हैं, तो वो आप चाहे तो ना पढ़िए, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे प्रश्नों पर जाइए और प्रश्नों को अटेम्प्ट करके उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है वो वाले पढ़िए। और उसमें भी आप प्राइमरली अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल यूपी के पढ़िए, ठीक है, केवल यूपी के ही पढ़िए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ एक एनालिसिस है जो कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने से हम लोगों को समझ में आता है और उसी अनुरूप हम लोग अपनी आगे की तैयारी करेंगे, जो जिस तरह से हम लोग क्लास चलानी है वो चलाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और वो क्लास में देखिए हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, तो टॉपिक जो है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो ये देखिए टॉपिक है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज से हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। जनरली आप लोग इसको पॉलिटी भी बोल देते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, तो हम लोगों का जो जनरली हर एग्जाम में सब्जेक्ट जो दिया रहता है, जो टॉपिक दिया रहता है, वो कुछ इसी प्रकार से लिखा रहता है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें केवल संविधान नहीं पूछा जा रहा है बल्कि राज्य व्यवस्था भी पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं अगर हम लोग बात करें तो। सबसे पहला है भारत। सबसे पहले तो अगर इस एक लाइन में हम लोग समझे कि इसमें क्या हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, तो सबसे एक जो बेसिक समझ बनाने के लिए, फंडामेंटल समझ बनाने के लिए जरूरी है कि पहले हम लोग इन कीवर्ड्स को समझें कि भारत क्या है, संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। इन तीनों को समझने से फिर हम लोग धीरे धीरे इसी पर क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हम लोगों को नहीं छोड़नी है जो हमारे सामने आ जाए और उसको वो व्याख्यायित ना हो, वो समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं छोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत क्या है। अब देखिए भारत आप लोगों को पता है कि देश है एक, ठीक है, देश का नाम है, हमारे देश का नाम है। लेकिन पॉलिटी में जो आप देश के समतुल्य जिस वर्ड को रखते हैं वो उसे बोलते हैं राज्य। ठीक है, तो भारत एक राज्य है। अब राज्य यूं ही नहीं है, आमतौर पे हम लोग देखिए जिस राज्य को संबोधित करते हैं वो यूपी, एमपी, बिहार इस टाइप के राज्य होते हैं, जबकि उनको राज्य नहीं कह करके वो राज्य अलग है। वो जो हम लोग जिस संदर्भ में प्रयोग करते हैं वो अलग राज्य हैं, वो बेसिकली एक प्रांत होते हैं। ठीक है, तो वो प्रांतों की बात हो रही है, वो यहां पर नहीं। इस राज्य का मतलब थोड़ा सा अलग है। ये राज्य दरअसल जो भारत यूं ही नहीं बन गया एक राज्य, इसके लिए कुछ एक तत्व अनिवार्य होते हैं, इसकी कुछ एक शर्तें होती हैं जिसके बाद भारत को एक राज्य के रूप में मान्यता मिलती है, स्वीकृति मिलती है। अब देखिए राज्य जो है ये बेसिकली एक इससे अगर कहा जाए तो किसी भी समाज की जो राजनीतिक संरचना होती है, जैसे मान लीजिए भारत में संसद है,
विधानमंडल है राज्यों के अपने, उसके बाद न्यायपालिका है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारी चीजें मिल करके जो भी एक राजनीतिक संरचना होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी समाज का, उसको बोलते हैं राज्य। तो किसी भी समाज की जो राजनीतिक संरचना है उसको राज्य बोलते हैं। कोई देश आप देखिए कि बहुत ज्यादा विकसित है तो वहां पर निश्चित तौर पर आपको एक मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम मिलेगा, वहां पर वो देश राज्य के रूप में बहुत मजबूत रहेगा। लेकिन अगर कोई देश राज्य के रूप में कमजोर है, उसके मतलब उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर है, तो वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं मिलेगा। अब इसके कुछ एक तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं, या इसको आप शर्तें भी बोल देते हैं। 4 शर्तें होती हैं जो कि दरअसल अनिवार्य होती हैं। अनिवार्य मतलब इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई एक शर्त ही पूरी हो तो हम उसको राज्य बोल देंगे। ये चारों की चारों इंक्लूसिव होती हैं, ये चारों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी हैं ये चारों? तो देखिए, सबसे पहले किसी भी देश, किसी भी जगह को अगर हमें राज्य बोलना है, भारत एक राज्य कैसे बना, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास अपना एक भूभाग होना चाहिए। भूभाग होना चाहिए मतलब इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया, इंग्लिश में जियोग्राफिकल एरिया। मतलब मान लीजिए अगर भारत है तो भारत के पास एक भूभाग है। कितना भूभाग है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वो जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उतना भूभाग भारत के पास है। एक अपना क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो ये भूभाग होना जरूरी है। दूसरी बात, जनसंख्या होना जरूरी है। जनसंख्या होना भी बहुत जरूरी है जो इस भूभाग पर निवास करती हो। तो इस भूभाग पर निवास करने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक जन समुदाय होना चाहिए, और ये तो अपने यहां बहुत ज्यादा है, कूट कूट के भरा है। उसके बाद देखेंगे तीसरा एक तत्व होता है सरकार। तो सरकार भी होनी चाहिए, मतलब इन भूभाग और जनसंख्या के लिए, इन पर शासन करने के लिए एक विधि विधान बनाने वाली सरकार होनी चाहिए, जो कि अच्छे से इन पर एक मतलब कुछ लोगों का समूह या एक व्यक्ति भी हो सकता है, या व्यक्तियों का समूह होता है, ऐसा समूह जो इनके लिए विधि विधान करे, उसको बोलते हैं सरकार। और सरकार जो है वो दरअसल राज्य का ही मूर्त रूप होता है। इसका जो मूर्त रूप होता है वो होता है सरकार। मूर्त रूप क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो दरअसल हमें दिखाई नहीं पड़ती है। आपसे मान लीजिए कहा जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है या अधिकारी तंत्र है, सिस्टम है, या फिर जो भारत की संसद जो एक सरकार है, सरकार वो कैसे दिखाई पड़ रही है, तो सरकार को मूर्त रूप, राज्य को मूर्त रूप देने वाले, राज्य का एहसास कराने वाले। मूर्त का मतलब यहां पे ये जो है अमूर्त तत्व होता है, ये होता है अमूर्त तत्व। अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है कि मतलब जैसे इसको हम लोग महसूस तो कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते हैं। कोई राज्य, अब भारत एक राज्य है तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो वो उसको देखने के लिए अगर आना है तो ये सरकार के रूप में दिखता है। सरकार जो काम करती है उसके आधार पर हम लोग को समझ में आता है कि अच्छा राज्य ये काम कर रही है, तो राज्य का मूर्त रूप वो सरकार होता है। तो 3 तत्व यहां पर होते हैं जो जरूरी हैं। अब देखिए तत्व यहां पर लिखा गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आधा ता और लगता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गया। चौथा जो है यहां पर वो है संप्रभुता। इन चारों तत्व को मिलने से, इन चारों तत्वों के मिलने से कोई जगह वो राज्य कही जा सकती है। संप्रभुता यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझते हैं। संप्रभुता मतलब प्रभुता, प्रभुत्व, यानी अपने ही अपने एक जगह पर हमारा प्रभुत्व होना। वो जैसे डायलॉग है ना कि अपुनीच भगवान है, उसी टाइप में आप समझ लीजिए कि अपनी जगह का मालिक होना। उससे आप ये समझ सकते हैं इसकी बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो कि आपके पास जो भूभाग है, जो जनसंख्या है, जो सरकार है, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए, सरकार में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपने भूभाग पर और अपनी जनसंख्या के लिए कोई भी नियम या कानून बना सके। तो पहली ताकत अगर ये वाली है तो उसको संप्रभु देश बोलेंगे, संप्रभुता बोलेंगे। दूसरी बात कि ये जो कानून बनाए वो बिना किसी बाहरी दबाव के हो।
अब देखिए ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको तनाव नहीं लेना है, आपको अपना बनाना है, आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है। बेसिकली अभी सारी चीजें समझते हुए चलिए। देखिए सरकार वो जो है कानून बनाती है भूभाग और जनसंख्या पर रहने वाले लोगों के लिए। इस भूभाग पर जो जनसमुदाय रहता है उसके लिए सरकार कानून बनाती है। लेकिन ये जो कानून बनाती है, अगर उस कानून में संप्रभुता भी है, मतलब ये जो भी कानून बनाए वो दरअसल किसी भी बाहरी दबाव के, बाहरी या आंतरिक, तो अगर किसी भी बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव के बिना अगर ये कानून बनाती है तो वो एक संप्रभु सरकार कही जाती है। वहां पर उसमें एक संप्रभुता का तत्व उस सरकार में निहित होता है। दूसरी बात कि इन पर शासन करने वाले जितने भी कानून हैं वो ये बना सके, ठीक है। तो ऐसा किसी भी कानून को बना लेना वो बोलते हैं संप्रभुता। साथ ही एक बात ये भी, अब मान लीजिए कि यहां पर ये 4 तत्व ही है केवल। अब इसके आधार पर अगर हम कहें कि मान लीजिए हमारा ये कोचिंग है, ICA है, इनफोकस सिविल एकेडमी है, हमारे पास अपना एक भूभाग भी हो सकता है, हमारा ऑफिस जहां पर हम लोग काम करते हैं, एक जनसंख्या भी हो सकती है, 4-5 लोगों की जो टीम है उन पर जनसंख्या हो, वो जनसंख्या हमारे पास है। सरकार भी हो सकती है कि उन पर हम लोग जिस भी प्रकार का हम नियम बनाना चाहें कि भाई आज से ऑफिस वो 10 बजे नहीं रात के 10 बजे खुलेगा और पूरा दिन मौज करेंगे हम लोग, तो वो नियम भी बना सकते हैं। लेकिन क्या ये संप्रभुता है? तो हम लोग निश्चित तौर पे ये नियम बना तो लेंगे, परंतु कल को यहां पर पहली बात तो हम लोगों को अन्य राज्यों से कोई मान्यता नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी कह दे रहा है कि हाँ ICA को एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में मान्यता दे दो, इनफोकस सिविल एकेडमी को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि हम लोग संप्रभु भी नहीं है। संप्रभु क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो यहां पर अपने लिए कानून बनाएंगे वो निश्चित तौर पर बाहरी दबाव में ही बनाएंगे। बाहरी दबाव में बनाना हमारी मजबूरी है। अब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, अभी पता चला हम लोग कह दें कि नहीं अब हम लोग आज से कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन कल को अगर इनकम टैक्स की रेट पड़े या कुछ भी ऐसा हो तो फिर हम लोगों को उनके कानून के हिसाब से मानना पड़ेगा। तो हम लोग भी किसी कानून के अधीन हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक हम लोग पे बाहरी या आंतरिक दबाव होता है जिस कारण हम लोग संप्रभु नहीं है, और यहीं से हम लोग ये आ जाता है कि हम लोग राज्य नहीं है। आप देखिए एक देश है, एक जगह है, देश तो खैर नहीं बोलेंगे, आप देखिए तिब्बत था, ठीक है, तिब्बत। अब तिब्बत में क्या है कि तिब्बत के पास अपना भूभाग है कि नहीं है? तो देखिए सबसे पहली बात जनसंख्या। आपको पता है कि वहां पर क्या हुआ कि जब चाइना ने एक तरह से वहां पे कब्जा किया तो वहां के जो धर्म गुरु थे या दलाई लामा जिनको बोलते हैं, वो उन्होंने भारत में हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहां पर आके वो शरण ले लिया अपने कुछ एक जनसंख्या के साथ में। तो यानी इनके पास अपनी जनसंख्या भी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इनकी सरकार भी है, सरकार भी है, क्योंकि दलाई लामा जो है वो वहां के लोग इनको अभी भी सरकार मानते हैं। परंतु इनके पास पहली बात तो भूभाग नहीं है, भूभाग नहीं है, और दूसरी बात कि संप्रभुता भी नहीं है, क्योंकि ये बिना किसी बाहरी दबाव के कोई भी निर्णय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राज्य नहीं कहे जाएंगे, कोई भी राज्य। अब मान लीजिए पहले जैसे इंडिया में था, इंडिया में आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया जब था, ब्रिटेन के अधीन जब था, तो वहां पर भारत का जो वायसराय होता था वो दरअसल यहां पर सत्ता का केंद्र होता था, यानी वो सरकार भी था, भारत के पास अपना एक भूभाग भी था। आप देखिए भारत के पास भूभाग था तो था, भारत के पास जनसंख्या थी तो थी, उस समय 1947 के पहले की अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या भी थी। सरकार थी कि नहीं? तो सरकार भी थी। आप देखिए सरकार भी थी, क्योंकि यहां पर वॉइसरॉय जो है वो ही सारी चीजें, नियम कानून इत्यादि बनाता था, इन लोगों पर किस तरीके से विधि विधान करना है ये सारी चीजें वो करता था। तो सरकार भी थी, परंतु क्या चीज नहीं थी? तो संप्रभुता नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि यह जो है कहीं ना कहीं बाहरी दबाव से संचालित होता था। कोई भी कानून अगर मतलब होता था तो वो अंतिम रूप से ब्रिटेन के अधीन ही रहता था, ब्रिटेन को ही ये डिसाइड करना रहता था कि ये चीज ठीक है या नहीं। तो एक जो सर्वोच्च शक्ति कह सकते हैं वो ब्रिटेन में थी। तो
तो इस प्रकार से यहां पर संप्रभुता नहीं थी, इसलिए भारत एक राज्य के रूप में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। जैसे जैसे कोई देश अगर राज्य के रूप में मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे वो दरअसल जब उसकी संप्रभुता मजबूत होगी तो वो एक राज्य के रूप में भी मजबूत होता जाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर कोई देश राज्य के रूप में मजबूत हो रहा है तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि देश में विकास भी होता है। आप देखिए ज्यादातर जितने भी मजबूत राज्य हैं, जितने भी विकसित देश हैं, उनमें उनका राज्य तंत्र यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो बहुत सशक्त होता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए भारत ने 370 हटाया, आज हम लोग हटा लिए, वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात तो थी, परंतु इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अब भारत एक परिपक्व राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत की अपनी एक संप्रभुता है, वो बाहरी दबाव, भीतरी दबाव इत्यादि को बहुत ज्यादा मानने वाला नहीं है, ऐसा सभी को पता है। पूरे विश्व को पता है कि भारत जो है बिना किसी दबाव के अपना काम करता है। लेकिन और इसी वजह से शायद किसी ने बहुत ज्यादा हम पर दबाव बनाया भी नहीं 370 हटाने में। परंतु क्या आज से 20-30 साल पहले ऐसा संभव था? तो ऐसा संभव बहुत मतलब उसके चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि ये हाइपोथेसिस बेस्ड क्वेश्चन है कि उस समय पे क्या होता अगर ये होता, तो उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उस समय में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां पर हम लोगों को भारत उतना मजबूत नहीं हुआ था कि इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं क्षीण थी। इस वजह से ऐसी संभावना की चांसेस कम थे, मतलब संभावना कम थी। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप बस मजबूत बनो। वो इस बात पे बात ही नहीं करते हैं कि भारत को आजाद होना चाहिए, कैसे आजाद होना चाहिए, उस पे नहीं। वो केवल कहते हैं कि मजबूत बनो, क्योंकि बकरी का शिकार होता है, शेर का नहीं होता है। तो उसका मतलब ही यही था कि आप मजबूत जिस दिन बन जाओगे, अपने आप सारी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी। माइट इज राइट बोला जाता है, यानी जिसमें जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, कानून उसी के हिसाब से बन जाते हैं। तो इस वजह से मजबूत होना, संप्रभु होना, यह किसी राज्य के लिए सबसे अनिवार्य, सबसे आवश्यक तत्व है। यद्यपि ये चारों ही तत्व अनिवार्य हैं किसी मजबूत राज्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, राज व्यवस्था शब्द। अब देखिए एक वहां पर वर्ड आया था राज व्यवस्था। अब ये जो राज व्यवस्था शब्द आया था, राज मतलब शासन, तो इसका बेसिकली मतलब होता है शासन व्यवस्था, कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसी है, मतलब सरकार उस देश पर, उस भूभाग पर, उस पर जो जनसंख्या, जन समुदाय निवासित कर रहा है, उस पर किस प्रकार से शासन करती है, उसको बोलते हैं उस देश की शासन व्यवस्था। और शासन व्यवस्था दरअसल किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए आप समझिए कि कुछ एक चुनौतियां होती हैं, जिसमें 3 बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। तो शासन को चलाने के लिए 3 सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं, शासन को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उनको देखते हैं। देखिए मैं लिखता यहां पर कम हूं, उसका कारण यह है कि मैं ये मानता हूं कि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। बहुत ज्यादा लिख करके मैं आपका वीडियो के माध्यम से समय बहुत लेना चाहता नहीं हूं। मैं बस केवल ये कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहां से डिलीवर किया जाए, उसके बाद ज्यादा आपके पास समय बचे जो कि आप अपना अन्यत्र यूटिलाइज करें, बुक्स को पढ़ने में यूटिलाइज करें। यहां से केवल आप कॉन्सेप्ट पकड़ के जाए बस। तो 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो आती है किसी भी शासन करने में, वो देखिए सबसे पहली होती है कानून बनाने के लिए। कानून बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसी भी जन समुदाय पर अगर हमें शासन करना है या फिर एक उनको अच्छी व्यवस्था देना है, शासन व्यवस्था, तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती आती है कानून बनाना। दूसरी बड़ी चुनौती होती है कानून का पालन कराना। कानून का पालन कराना ये एक बड़ी चुनौती आती है। और तीसरी बड़ी चुनौती आती है कि अगर इस पालन कराने में कोई विवाद हो जाए तो उन विवादों का निपटान कैसे हो। विवाद निपटान कराना यानी विवादों को निपटाना बोल सकते हैं आप। तो विवादों को निपटाना जो है वो भी जरूरी है। तो ये 3 बहुत बड़ी चुनौती आती हैं अगर आपको कहीं पर शासन करना हो। जैसे मान लीजिए हमारी अपनी कोचिंग ही है,
तो उस कोचिंग में भी ये एक बड़ी चुनौती के रूप में, अगर आप किसी भी चीज को मैनेज कर रहे हैं, कोई भी आपका ऑफिस है, अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो कायदे कानून जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसका पालन हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद यदि कोई समस्या होती है तो उसका समाधान करना वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में आता है। ठीक इसी प्रकार से, ये तो बहुत माइक्रो लेवल पे किसी ऑफिस के संदर्भ में हो गया। अब अगर किसी देश के संदर्भ में बात करें तो देश के संदर्भ में देखिए 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां आती हैं। पहला है कानून बनाना, दूसरा कानून का पालन कराना, और तीसरा यदि कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटान हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसको समझना। यहां पर कानून बनाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसको बोलते हैं विधायिका। विधायिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, और ये यू है, TURE, ठीक है। ये आप लोगों को इंग्लिश में भी जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंग्लिश में भी इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो देखिए, कानून बनाना हो गया विधायिका, लेजिस्लेचर। कानून का पालन कराना बोलते हैं कार्यपालिका। ये कार्यपालिका का काम है, ये कार्यपालिका का काम है, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तीसरा हो गया विवादों का समाधान करना, ये काम है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का इसको बोलते हैं जुडिशरी। देखिए, यहां पर आपको बहुत खराब राइटिंग भी मिल रही होगी, क्योंकि मुझे बस अपना समय बचाना है, आप लोगों का समय बचाना है, आपको अच्छी से अच्छी चीजें डिलीवर करना है, ना कि बहुत अच्छी राइटिंग में आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए विधायिका, अब देखिए इसका जब कानून बनाने की चुनौती का समाधान करने के लिए हम लोगों ने जिस संस्था गठन किया वो है विधायिका। कानून का पालन कराने के लिए कार्यपालिका। तो मतलब इसके कार्य क्या हो जाएंगे, तो यही दरअसल इसके कार्य हैं। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों का पालन कराना, और न्यायपालिका का काम है कि यदि कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटाना, कानून के हिसाब से उसको निपटाना, ठीक है। ये 3 जो हैं, यही 3 दरअसल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी के माध्यम से शासन व्यवस्था जो है अपना काम करती है। इसी वजह से इसको बोल देते हैं शासन के अंग, ठीक है। इसको बोल देते हैं शासन के अंग, यानी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हम लोग बोल देते हैं शासन के अंग बोल देते हैं, क्योंकि शासन जो है, शासन व्यवस्था इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से ही पूरी संचालित होती है। अब इन तीनों अंगों को हम लोग देखेंगे, और अभी तक आपने दरअसल जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, ये समझ लीजिए कि उससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि वो एक विषय में प्रवेश कराने के लिए अनिवार्य अवधारणाएं थी जिनको हम लोगों को समझना जरूरी था। पर अब आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो कि जिससे आपके प्रश्नों बनने की संभावना रहेगी। फैक्चुअल किस्म के भी प्रश्न अब हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि शासन के अंग कौन कौन से हैं, यानी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो वो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पर कि विधायिका। विधायिका जो है वो विधायिका यानी लेजिस्लेचर, इसका काम क्या है, तो इसका काम है कानून बनाना। और भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में किस प्रकार का सिस्टम है वही हम लोगों को समझना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो है भारत का संविधान और राज व्यवस्था। तो हमें विश्व स्तर पर क्या होता है वो समझने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें दी होती हैं। वो बुक ऐसे ही नहीं मोटी हो गई, वहां पर वो दिया रहता है क्योंकि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वहां पर वह भी पूछा जाता है कि विभिन्न देशों के संविधानों का भी आपको नॉलेज होनी जरूरी होती है, वह वहां के सिलेबस में गिवन है। परंतु यहां पर हम लोगों को केवल भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था पर ही केंद्रित रहना है, जिसके लिए हम लोग यहां पर समझते हैं विधायिका जो है वो भारत में किस प्रकार से है। तो एक तो ये होती है, देखिए ये एक तो होती है ये संसद यानी केंद्रीय विधायिका,
केंद्रीय विधानमंडल या विधायिका, और दूसरी होती है राज्य की विधानमंडल। अभी हम लोग इस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह बाद का विषय है। अभी हम लोग केवल केंद्रीय विधानमंडल को देख रहे हैं। केंद्रीय विधानमंडल किस प्रकार से है, तो केंद्रीय विधानमंडल को हमारे यहां बोला जाता है संसद। ठीक है, भारत की संसद, तो संसद जो है उसको केंद्रीय विधानमंडल बोला जाता है। एक अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि दरअसल इसी से रिलेटेड है और कई कई बार पूछा गया है। वो अनुच्छेद है 79। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है कि संसद किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से उसका गठन होगा, वो दिया हुआ है। तो संसद के बारे में 79 में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अनिवार्य अंग होते हैं। सबसे पहला होता है एक तो राज्यसभा, दूसरा हो गया लोकसभा, और तीसरा हो गया राष्ट्रपति। अब देखिए, अगला जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि निम्नलिखित में से संसद के 3 मतलब संसद में कौन शामिल नहीं है। तो अब उसमें दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, या फिर हो सकता है दे दे उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो वहां पर आपको देखना है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यही 3 अंग केवल संसद के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी विधायिका का काम क्या है, तो विधान बनाना, कानून बनाना, कोई भी कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए जरूरी है कि उसको लोकसभा, राज्यसभा से वो कानून बनकर और उस पर अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति की सहमति या स्वीकृति मिल जाती है, उसके साइन हो जाते हैं, तब जाके वो विधेयक जो है वो कानून बनता है। तो विधेयक कानून कब बनता है, जबकि उसमें राज्यसभा, लोकसभा और इनसे पारित होने के बाद राष्ट्रपति के भी सिग्नेचर हो जाए। इसी वजह से विधायिका का यानी संसद का एक अनिवार्य तत्व यहां पर राष्ट्रपति भी है। प्रश्न आता है संसद किस अनुच्छेद में? 79। संसद के कौन से 3 अंग है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए, संसद है 79 में, तो इसी के अगले अनुच्छेद में दरअसल राज्यसभा दे दिया है, यानी 80 में। 80 में राज्यसभा दे दिया अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा दे दिया है 81 में। राष्ट्रपति यहां पर नहीं है, राष्ट्रपति उसके पहले ही है, 52 में है। लेकिन वो यहां पर जो पूछा जा रहा है, देखिए संसद में जो संसद है वो आपका है 79 में, 80 में, यानी उसके अगले में है राज्यसभा, जिसको और लोकसभा है 81 में। अब देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लें। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। इसी प्रकार से लोकसभा को बोलते हैं प्रथम सदन। क्यों बोलते हैं प्रथम सदन? क्योंकि यहां पर जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जो लोकसभा में मेंबर्स चुने जाते हैं, वही यहां पर इसके उलट इसको बोलते हैं द्वितीय सदन। तो उच्च सदन भी बोलते हैं, द्वितीय सदन भी बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा उल्टा है ये मामला। इसको निम्न सदन बोलते हैं, इसको उच्च बोलते हैं, लेकिन प्रथम इसको बोलते हैं, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। और यहां पर निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होकर के बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। अब ये क्या बला है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन? तो देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग जैसे अपनी क्लास में मॉनिटर चुनते थे, तो मॉनिटर अगर आप लोगों को क्लास में चुनना है तो कैसे चुनते थे? आप सभी लोग बता दिए कि हाँ ये 2 कैंडिडेट हैं, उसमें हमारा वोट इसको जाता है, या फिर क्लास में जो टीचर रहती थी वो जनरली आप लोगों में से हाथ उठवा लेती थी कि हाँ भाई कौन चाहता है कि ये मॉनिटर बने, कौन चाहता है कि ये बने। आप जिसके हाथ ज्यादा होते थे वो जीत जाता था। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो कि यहां पर लोकसभा में होता है। लोकसभा का जब भी इलेक्शन होता है, आप देखते हैं जैसे नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2024 में, तो उसमें क्या होता है, पब्लिक डायरेक्टली जाकर वोट करती है कि हमें ये चाहिए, मतलब हमारे क्षेत्र से सांसद चाहिए ये वाला,
तो वो लोकसभा के संसद सदस्य जो है वो, या लोकसभा सांसद जो है, उसका हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, जबकि राज्यसभा का हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। वो क्या होता है, तो जैसे आपकी क्लास हुई, मान लीजिए क्लास में आपने मॉनिटर चुना, अब आप लोगों ने अपनी क्लास के स्तर पर मॉनिटर चुन लिया, लेकिन वो सारे मॉनिटर, हर क्लास के जितने भी सेक्शन है उन सभी के मॉनिटर्स मिलके, और अगर उन्होंने एक स्कूल प्रीफेक्ट चुना या फिर स्कूल का हेड बॉय चुना किसी को, तो उसको बोल देते हैं हम लोग जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मतलब आप लोगों ने मिलके चुना इस एक बंदे को, और इसके जैसे अलग अलग ऐसे लोगों ने मिलके सबने एक एक बंदे को चुना, और फिर ये सारे मिलके किसी एक बंदे को चुन लें, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। और यही यहां पर राज्यसभा के केस में हमें देखने को मिलता है। बाकी इसमें डिटेल्ड अध्ययन, राज्यसभा क्या कैसे काम करती है, लोकसभा कैसे काम करती है, सारी चीजें हम लोग अपना जब इसका रिस्पेक्टिव चैप्टर आएगा संसद का, उसमें देखेंगे। इसी प्रकार से राष्ट्रपति से भी रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब हम लोग उसी समय के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल अब हम लोग समझते हैं कि विधायिका में ये सारी चीजें थी। उसके बाद दूसरा जो शासन का अंग था, आप देखिए यहां पर जो दूसरा शासन का अंग था वो था कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो था, तो वहां पर अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव। तो चलिए कार्यपालिका के अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका दरअसल दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। ये सारी चीजों के आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग बस यहां पर समझते चलिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। और ये जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसको दरअसल अस्थायी कार्यपालिका भी बोलते हैं। अस्थायी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो राजनीति में, जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक कार्यपालिका बेसिकली होती कौन सी है, तो ये जो मंत्रिपरिषद वगैरह हो गए, मंत्रिमंडल हो गया, इसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। इसको बोलते हैं हम लोग कि ये राजनीतिक कार्यपालिका है, यानी जो मंत्री वगैरह, कैबिनेट मंत्री आप देखते होंगे, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे जो हैं वो आपके राजनीतिक कार्यपालिका में होते हैं। ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि इनका हर 5 साल में चुनाव होता रहता है, उसके बाद पता नहीं वो जीत के बन पाए कि ना बन पाए, तो इस प्रकार से वो अस्थायी होते हैं। जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका जो है वो होते हैं स्थायी। प्रशासनिक कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो जैसे आपके ये आईएएस हो गए, आईआरएस हो गए, आईपीएस हो गए, तो ये सारे जो हैं, जो मतलब स्थायी रूप से काम करते हैं, वो सारे आते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका में, ठीक है। जो ऑल इंडिया लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ये सब अपने, इसी प्रकार से राज्य का अपना प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो ऐसे करके ये सब प्रशासनिक कार्यपालिका होते हैं, और ये निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त होते हैं। और यही कारण है कि नियुक्त यानी अपॉइंटमेंट होने के कारण इनका ये अस्थायी ना होकर के स्थायी होते हैं, तो ये परमानेंट होते हैं। और इसीलिए ये देखिए प्रशासनिक कार्यपालिका बोलते हैं, और ये राजनीतिक कार्यपालिका, ये दरअसल सुपीरियर होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। ये सर्वोच्च कार्यपालिका कह सकते हैं इसको, ये होते हैं सर्वोच्च कार्यपालिका, यानी सुपीरियर होते हैं। जबकि जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है ये होते हैं सबऑर्डिनेट कह सकते हैं, या फिर राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन। तो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन रहकर ये कार्य करते हैं, यानी जिस इनमें से आप इनको अगर कोई काम कराना है तो वो दरअसल इन्हीं के थ्रू अपना काम कराते हैं। तो ये इनके सबऑर्डिनेट होते हैं। प्रशासनिक जो है वो सबऑर्डिनेट होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के। तो ये हम लोगों ने समझा कि कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। अब कार्यपालिका कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग कल की अपनी क्लास में समझेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है ये डेमो वीडियो है, जो कि आपके YouTube पे भी जाना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग इसकी लेंथ को कम ही रख रहे हैं। YouTube के एल्गोरिथम को समझते हुए ऐसा जरूरी होता है। खैर वो अपनी बातें, पर जो हमारी रेगुलर क्लास है वो इसी प्रकार से हम लोग कंडक्ट करेंगे, और
उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। यहां पर हमारी राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है क्योंकि हमारा प्राइमरी टारगेट यही है कि हमें किसी भी तरीके से बहुत जल्दी से ज्यादा सिलेबस कवर करना है और अच्छी गुणवत्ता के साथ में कवर करना है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं ये सभी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से तो जरूरी हैं और साथ ही साथ उससे आपकी कोई विषय को समझने में कोई चीज की कमी भी नहीं रह जाएगी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करा रहे हैं, ना कि उन सभी कॉन्सेप्ट को जो कि आपकी बुक में गिवन रहते हैं उन सभी पर ना जाके, बल्कि जो एक विषय को समझने के लिए आवश्यक है उसको हम लोग कवर करा रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी अपनी सारी चीजें कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में समय है कम। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।